हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लॉ नॉलेज लर्न समथिंग न्यू विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। ये वीडियो आपका जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, साथ ही साथ सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और बेसिकली ये जो सीरीज़ है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके हम बहुत सारे पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट्स में कवर करेंगे हम इसको। आज फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 20 तक पढ़ेंगे, ठीक है। और उनको देखेंगे कि क्या बोलते हैं वो सेक्शंस, और बेसिकली पूरा का पूरा हम बेयर एक्ट से ही रीड करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज़ यू ऑल नो, इस एक्ट का नाम है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से डील करता है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप लोग भी अपनी बेयर एक्ट्स में लिख सकते हो। एट द एंड जो है आपको ईजीली रहता है, ईजी रहेगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि एक्ट नंबर 4 है 1882 का, विच मीन्स 1882 में जितने भी एक्ट्स जो है वो आए थे, पब्लिश हुए थे, उनमें से ये वाला जो है ये 4th नंबर पे था, ठीक है। प्रेसिडेंट की एसेंट इसको 7 Feb में मिली थी। चैप्टर टोटल 8 है, इसमें 137 सेक्शंस हैं। थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है ये, एंट्री 6 शेड्यूल नंबर 7। अब पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर है, जिसमें सेक्शन 1 बात करें शॉर्ट टाइटल की, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट जो सेक्शन होता है हमारा, वो ज़्यादातर एप्लीकेशन के बारे में बताता है, एक्ट का नाम बताता है और एनफोर्समेंट डेट बताता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 सेज इट्स शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, मतलब कि इस एक्ट का नाम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। कमेंसमेंट, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1st day ऑफ जुलाई 1882। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ये 1 जुलाई 1882 को कमेंसमेंट में आया था। अब एक्सटेंट, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल था पहले, सिर्फ बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली इन जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होता था, पर अब पंजाब में एप्लीकेबल नहीं होता, बॉम्बे और दिल्ली में एप्लीकेबल होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गैजेट में इसको एप्लीकेशन के लिए बोल सकती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 2 की, जो कि सेविंग क्लॉज है, जो कि बात कर रहा है रिपील ऑफ एक्ट सेविंग ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट इंसिडेंट्स, राइट, लाइबिलिटीज़ एट्सेट्रा, जिसमें वो ये बता रहा है कि बेसिकली कि टीपीए जो है वो कौन कौन से पार्ट पर अप्लाई नहीं होगा। तो फर्स्ट बोला गया है द प्रोविजन ऑफ इनैक्टमेंट देयर हेयर बाई एक्सप्रेसली रिपील्ड, कि मतलब इस एक्ट के आने के बाद जो जो प्रोविजंस रिपील हो चुके हैं वो प्रोविजंस रिपील माने जाएंगे और उनकी जगह पे टीपीए अप्लाई होगा, और जो जो प्रोविजंस रिपील नहीं हुए हैं एक्सप्रेसली, वहाँ पर वही वाले प्रोविजंस अप्लाई होंगे, वहाँ पर टीपीए वाले प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट इज़ any term or incidents of any contract or constitution of property which are consistent with the provision of the act are allowed by the law of the time being enforced, कि मतलब टाइम के इन्फोर्समेंट के टाइम पे जो हमारे एक्ट्स थे, जैसे कि हमारा राइट ऑफ ईजमेंट है, राइट ऑफ प्रियम्पशन है, इनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स हैं। तो वो यही बोल रहा है कि इन राइट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं वो भी हमारे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एनी राइट और लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर द एक्ट कम्स इनटू फोर्स और इन एनी रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट और लाइबिलिटी, कि मतलब कोई राइट था किसी पर्सन का या फिर लाइबिलिटी थी किसी भी एक लीगल रिलेशनशिप से अराइज हुई है जो कि, और अगर वो फोर्स में आई है और उसके फोर्स में आने की वजह से कोई राइट और लाइबिलिटी एक्सटेंड हुई है, तो वो राइट और लाइबिलिटी को भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। उसके बाद 4th पॉइंट, सेव एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट एनी ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और इन एक्सटेंस ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट बाय कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन। इसमें वही बोल रहे हैं कि अब सेक्शन चैप्टर नंबर 4 में भी यही चीज़ बोली है कि अगर कोई ट्रांसफ़र ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा हुआ है या डिक्री और ऑर्डर के द्वारा हुआ है तो उसको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज़
सेक्शन नंबर 3 विच इज़ इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसमें कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। हम इनको पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैंने जितना टिक करा हुआ है और जितना अंडरलाइन करा हुआ है सिर्फ उतना ही हम पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जिसमें उसने ये बोला है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमारे स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमारे प्रीलिम्स में बहुत बार दिख जाती है आपको। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे तो उसमें भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी कि व्हाट डज़ नॉट इंक्लूड, और ये तीनों चारों चीज़ें उसमें देखने को मिल जाती हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी में हैं वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। नॉन टेस्टामेंट्री कौन से होते हैं? अदर देन विल, और विल क्या होती है? वो होती है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली TPA जो है वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई होता है। उसके बाद अटैच टू अर्थ मीन्स, अटैच टू अर्थ का मतलब क्या है? पहला रूटेड इन अर्थ और एम्बेडेड इन अर्थ, और थर्ड क्या है? अटैच टू व्हाट इट इज़ सो एम्बेडेड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों डेफिनेशंस आपको याद रखनी है अटैच टू अर्थ से रिलेटेड। उसके बाद बात हो रही है इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स और एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे विल, और नॉन टेस्टामेंट्री होती हैं अदर देन विल, और TPA जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री पे अप्लाई होता है, टेस्टामेंट्री पे अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद आता है अटैच्ड की डेफिनेशन। अटैच्ड में क्या होता है कि इसका पहले तो कोई फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है, और इसमें दो या दो से ज़्यादा विटनेसेस की ज़रूरत होती है जो कि एग्जीक्यूटेंट की प्रेजेंस में साइन करें और एग्जीक्यूटेंट को पता हो उन विटनेसेस के बारे में, या एग्जीक्यूटेंट ने बोला हो उनके बारे में। इसमें भी मैंने यही लिखा है कि 2 और मोर विटनेसेस, ईच ऑफ विटनेस हैज़ सीन दी एग्जीक्यूटेंट, साइन जो है वो उसके टाइप उसमें हुआ हो। सेकेंड, ही विल साइन हिमसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन के डायरेक्शन में उसने साइन किया है, या फिर रिसीव मिली है उसको एक्नॉलेजमेंट उस एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड, अब आपने रजिस्ट्रेशन में भी पढ़ा होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी विच इज़ स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी, या मूवेबल भी हम ले सकते हैं, बट ये बोला जाता है कि प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी माना जाता है। ठीक है, अटैच टू अर्थ हमने अभी पीछे पढ़ लिया, इसलिए अब मैं इसको दोबारा नहीं छूऊंगी। इसके बाद देखते हैं इसके बाद आता है हमारा एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? बेनिफिट फ्रॉम मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी से आपको जो भी बेनिफिट मिला है जो कि अनसिक्योर्ड था, कि मतलब जा चुकी थी वो प्रॉपर्टी, अब वो कभी वापस नहीं आती, पर फिर भी आपको प्रॉफिट मिल गया उससे एक टाइम के बाद, तो उसको बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम। उसके बाद बात आती है नोटिस की। नोटिस क्या होता है? नोटिस दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्चुअल नोटिस और एक होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल नोटिस होता है जो आप एक्चुअली सर्व करते हो, रिटर्न फॉर्म में होता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, व्हाटएवर। और अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस है तो ये रिटर्न फॉर्म में नहीं होता, ये अगर ये ऑब्वियस होता है कि हाँ नोटिस तो मिला ही होगा, ये ऑब्वियस होता है। ठीक है, और अगर आपने इग्नोर करा है तो ये माना जाता है कि आपकी इग्नोरेंस और आपकी नेग्लिजेंट की वजह से इग्नोर हुआ है, अदरवाइज़ ये ऑब्वियस था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात हो रही है सेक्शन नंबर 4 की, जो कि बात कर रहा है हमारा इनैक्टमेंट्स की, कहाँ मतलब किस किस से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले इसमें दो ही चीज़ें बोली है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसका है सप्लीमेंट्री है, और किसके सप्लीमेंट्री है? ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के। इसमें बस आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाता है, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ की बात कर रहा है, जिसमें हमारा सेक्शन नंबर 5 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को बताता है। अब ये क्या बोल रहे हैं सेक्शन, इसको पढ़ते हैं। In the following section, transfer of property means an act by which a living person convey property in present or in future to one more other living person or to himself and one or more other living person, and to transfer property is to perform such act. In this act, living person include a company or association or body of individuals, whether incorporated or not,
बेसिकली इसने यही बोला है पूरे सेक्शन ने कि जब एक लिविंग पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना, लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, कोई प्रॉपर्टी देता है, तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बोला जाता है। और लिविंग पर्सन में कौन कौन लोग आते हैं? कंपनी भी आ सकती है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को भी दे सकती है, बॉडी ऑफ एसोसिएशन भी आ सकता है, इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे लोग हमारे लिविंग पर्सन के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 6, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। बेसिकली ये सेक्शन जो है ये बता रहा है कि क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ये एक्सेप्शन बता रहा है, ठीक है। इसके अलावा सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हो सकती हैं, वो ये बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड, मतलब सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक्सेप्ट क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये सारी हमारी एक्सेप्शंस दी हुई हैं। जैसे पहला हमें दिया हुआ है द चांस ऑफ एन हायर एपरेंट मतलब कि स्पेक सक्सेशन, कि अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, आज नहीं मिल रही है, फ्यूचर में आप डिसाइड करके बैठे हो कि हाँ भाई मेरे को ये प्रॉपर्टी मिलेगी और आपने उसका ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, अ मेयर राइट टू री एंट्री, कि मतलब शायद री एंट्री, मेयर राइट ऑफ री एंट्री का मतलब ये है कि शायद ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, ये जो ओनर है शायद मुझे ये प्रॉपर्टी दे दे, तो ये चीज़ भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एंड ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, एक ईजमेंट होता है ना कि अगर आप किसी रोड से जा रहे हो तो वो आपका ईजमेंट्री राइट है, तो ये सारी चीज़ें आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्ट इन इट्स एन्जॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम, कि मतलब कोई प्रॉपर्टी में अगर उसका ओनर का खुद का इंटरेस्ट है उसको एंजॉय करने का, ठीक है, तो आप उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। उसके बाद राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, कि अगर आपको कोई मेंटेनेंस फ्यूचर में मिलने वाला है तो आप उसे भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ मेयर राइट टू सू, कि कोई राइट टू स्यू है, आप उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन द सैलरी, फॉर एग्जांपल कि मैं IAS हूँ पर मैं अपनी सैलरी और अपना जो पोस्ट है वो आप लोगों को तो नहीं दे सकती ना, ठीक है। नेक्स्ट, स्टाइपेंड अलाउड टू मिलिट्री मैंस को जो स्टाइपेंड मिलता है वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नो ट्रांसफ़र कैन बी मेड इन सो फार इट इज़ अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन, कोई अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन वाला ऑब्जेक्ट था, ऐसा कुछ था, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ना ही आप उसको चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल इंटरेस्ट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी फार्मर ऑफ एस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ, वही बोल रहा है कि जो टेनेंट के पास राइट है जैसे कि ऑक्यूपाई करने का प्लेस, वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता टेनेंट, ठीक है। प्लीज़ सब लोग अपनी बेयरक्स लेके बैठना, तभी ये चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज़ सब ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 7 क्या बोल रहा है? पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। अब कौन कौन पर्सन है जो कि ट्रांसफ़र कर सकता है? तो कौन कौन कर सकता है? एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कैपेबल है वो कर सकता है। एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, वो कर सकता है, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए? बस मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ठीक है। ये 3 चीज़ें बस आपको याद रखनी है, साउंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और डिस्क्वालीफाई ना करा हो लॉ ने, तो ही वो ट्रांसफ़र कर सकता है, अदरवाइज़ वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। फिर सेक्शन नंबर 8 जो कि बात कर रहा है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र की। अब इसमें क्या बोला गया है कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र, कि ट्रांसफ़र कैसे होता है। इसमें बस कुछ चीज़ें बोली गई हैं कि इसमें बोला है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज़ एक्सप्रेसली और नेसेसरीली इम्प्लाइड अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पास्ड फोर्थ विद इन टू ट्रांसफरी ऑल इंटरेस्ट capable of passing the property and in the legal incident thereof. Such incident include where the property is land, the easement annexed thereto, the rent and profit thereto occurring after the transfer and all thing attached to the earth. Basically इन्होंने यही बोला है कि जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो सारी की सारी ईजमेंट्री के अंदर भी ट्रांसफ़र होंगी, वो भी सारी ट्रांसफ़र होंगी एज अ ईजमेंट्री राइट। जैसे कि अगर कोई लैंड है,
अगर मैं अपना लैंड आप लोगों को दे रही हूँ, आप खरीद रहे हो, आप ओनर बन गए हो, तो आपके पास राइट है अब उस लैंड से रेंट कमाने का, उस लैंड से प्रॉफिट कमाने का। मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक ईजमेंट्री राइट है। ये भी राइट जब चला जाएगा अगर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी अपनी प्रॉपर्टी तो। नेक्स्ट, व्हेन द प्रॉपर्टी इज़ मशीनरी अटैच टू अर्थ, अगर प्रॉपर्टी मशीनरी है और वो अर्थ से अटैच है और मैं उसका ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो क्या क्या होगा, मूवेबल पार्ट्स हो जाएंगे, उसके सारे मूवेबल पार्ट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वेयर द प्रॉपर्टी इज़ अ हाउस, अगर घर है, मैं अपना घर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो ईजमेंट्स मुझे देने पड़ेंगे, जैसे कि लॉक, की, बार, डोर, विंडो। अब मैं अपनी विंडो तोड़ के या दरवाजे तोड़ के तो नहीं बोल सकती ना कि भाई ये दरवाज़ा तो मैंने लगाया था, घर ले लो, पर मैं दरवाज़ा नहीं दे सकती। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। ये ऑब्वियस है कि अगर मैं घर बेच रही हूँ तो मुझे बाकी की चीज़ें भी देनी पड़ेंगी। तो ये हमारा आता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र के अंदर। ऐसे हमारा ट्रांसफ़र होता है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी दे रहे हो तो उसके साथ में जो भी आपको चीज़ें अटैच्ड है, जो नेसेसरी हैं, वो आपको देनी ही पड़ेंगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 9 बोल रहा है ओरल ट्रांसफ़र। अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग, कि मतलब अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम बिना राइटिंग के भी कर सकते हैं हर एक केस में, ठीक है। राइटिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न में ही हो, ओरल भी हो सकता है ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज़ कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। अब ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो मैंने लिखा हुआ है ना कि वही है कि अगर कोई कंडीशन लगाई हुई है हमने प्रॉपर्टी एलिनेट करने की, मतलब आगे और दोबारा से रीसेल करने के लिए एलिनेट नहीं कर सकते आप, तो ऐसी कंडीशंस जो होती हैं वो वॉइड होती हैं, ठीक है, वॉइड होती हैं अगर एब्सलूट हैं तो, और अगर पार्शियल हैं तो वो वैलिड मानी जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप एब्सलूट सेल कर रहे हो, मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी पूरी दे रही हूँ, पूरी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, आपने ख़रीद ली, और मैं पूरा रेस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ आपके ऊपर कि अब आप आगे इसको रेंट पे नहीं चढ़ाओगे, तो ऐसी कंडीशंस क्या होती हैं, वॉइड होती हैं। अगर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एब्सोल्यूट सेल है, मतलब कि मैंने आपको पूरा सेल कर दिया, और पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है कि मतलब मैंने आपको एक घर दिया है और वो रेजिडेंशियल पर्पस में है, और मैंने आपको बोला कि आप इस घर में ना कोई इंडस्ट्रियल काम नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशंस क्या होती हैं, वैलिड कंडीशंस होती हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन है पार्शियल लीज प्लस एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन, कि मतलब मैंने लीज़ पर दिया है, सेल नहीं करा है, मैंने लीज़ पे दिया है, और एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन है कि मैं आपको लीज़ पे दे रही हूँ और मैंने आपको एब्सोल्यूटली रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप इसमें कोई टेनेंट नहीं रख सकते। तो ये कंडीशन जो होती हैं ये भी वैलिड मानी जाती हैं। ऐसी कंडीशंस क्या होती हैं, वैलिड मानी जाती हैं। के बाद बात हो रही है सेक्शन नंबर 11 की, विच सेज रेस्ट्रिक्शन रेपंगेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, रेस्ट्रिक्शन ऑन मेड ऑफ एंजॉयमेंट नॉट अलाउड, कि मतलब ये बोल रहा है कि अगर रेस्ट्रिक्शन मैंने एंजॉयमेंट पे लगा रखी है कि फॉर एग्जांपल ये घर है, ये मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, पर आप इसकी खिड़कियाँ नहीं खोलोगे, रेस्ट्रिक्शन लग रही है ये आपके एंजॉयमेंट पे, तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन क्या होती हैं, वॉइड होती हैं, ठीक है। वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, बट द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड enjoyed by him in a particular manner, he shall be entitled to receive and dispose such interest as if there was no such direction. For example, मैंने बोला कि ये दरवाज़ा आप खोल के ही रखोगे, पूरा दिन खोल के रखोगे, रात में भी खोल के रखोगे, और तब ले लो प्रॉपर्टी, तो ये तो एक रेस्ट्रिक्शन है आपकी इंजॉयमेंट पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस रेस्ट्रिक्शन को परमानेंटली हटा सकते हो एज सच कि यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन थी ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ जो कि आपके इंजॉयमेंट में वो डाल रही है, खलल डाल रही है, तो आप उस रेस्ट्रिक्शन को हटवा सकते हो कोर्ट जाके। अब सेक्शन नंबर 12, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्ट एलिनिएशन, where the property is transferred subject to a condition or limitation making any interest to cease on his becoming insolvent or endeavoring such condition or limitation is void, कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा वो हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे जाके प्रॉपर्टी वापस ले लूँगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद सेक्शन नंबर 13 बात कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट
ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अब देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा था कि हम लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग को नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर बात हो रही है अनबॉर्न पर्सन की, कि हम अनबॉर्न पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अनबॉर्न पर्सन को कब ट्रांसफ़र करेंगे? पहले हमें एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हम उस प्रायर इंटरेस्ट को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे, उस अनबॉर्न पर्सन के बर्थ तक वो उसकी देखभाल करके रखेगा, या फिर वो अनबॉर्न पर्सन जब तक मेजर नहीं हो जाता तब तक वो प्रायर इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा। उसके बाद वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें क्या बोला है? वेयर ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफरी शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू होल्ड ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफरी इन द प्रॉपर्टी। कि वही है, अगर अनबॉर्न पर्सन है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो पर्सन, तो आपको पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सेक्शन 14 बात कर रहे हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की, कि मतलब आप इनडेफिनिट टाइम में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आज ही विल बना दी, आज ही मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये पहले ए को जाएगी, फिर ए की डेथ के बाद बी को जाएगी, बी की डेथ के बाद सी को जाएगी, सी की डेथ के बाद डी को जाएगी, डी के बाद ई को जाएगी। मैं ऐसे इनडेफिनिट टाइम तक वो नहीं कर सकती। तो ऐसी सिंगल ट्रांसफ़र में मल्टीपल ओनर्स अगर मैं बना रही हूँ आफ्टर द डेथ ऑफ वो, तो ये सारी चीज़ें भी वॉइड होती हैं, ये अलाउड नहीं होता है ये, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है सेक्शन 15 की, जो कि बोल रहा है ट्रांसफ़र टू क्लास सम ऑफ होम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14 की, मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास को कर सकती हूँ ट्रांसफ़र, और अगर वो फेल कर जाता है उस कंडीशन को फुलफ़िल करने में, तो वो दूसरे के पास चली जाएगी प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने बोला कि मेरी कि जैसे 2025 दिसंबर तक जो तुम ए और बी दो लोग हैं, और मैंने बोला कि 2025 दिसंबर तक ए और बी दोनों में से जो भी पहले 18 साल का हो गया ना, मैं उसे प्रॉपर्टी दे दूँगी, ठीक है। लेकिन मान लो ए तो हुआ नहीं, बी हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाएगी? बी के पास चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी ना, कि जो 2025 दिसंबर तक 18 का हो जाएगा उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जो नहीं होगा उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है सेक्शन नंबर 16 ट्रांसफ़र टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। अब वही है कि अगर इंटरेस्ट जो है अनबॉर्न पर्सन का फेल हो जाए, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो है प्रायर इंटरेस्ट, मान लो फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो जाती है या वो नहीं बचता, तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस से उसी ट्रांसफरर के पास चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज 17 डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन के लिए भी डायरेक्शन सेट करी जा सकती हैं। क्या क्या है? दो है, होली भी हो सकती है, पार्टली भी हो सकती है, और इसमें बेसिकली दो हैं। जैसे कि पहला, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, कि पूरी ज़िंदगी जो है ट्रांसफरर की तब तक आपको होल्ड करके रखनी है, या फिर अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जब से ट्रांसफ़र हुआ है तब से लेके 18 साल तक आप होल्ड करके रख सकते हो। दोनों में से जो भी पहले होगा आप तब तक होल्ड करके रखोगे, और उसके बाद प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद है सेक्शन नंबर 18, जो कि बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, कि अगर कोई पब्लिक का बेनिफिट हो रहा है, ये बेसिकली एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 14 का, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं? 14 में हमने पढ़ा था ना रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, तो ये उसी से रिलेटेड है कि हम कब कर सकते हैं परपेचुइटी में ट्रांसफ़र, जब हमें रिलीजन के पर्पस पे करना हो, जैसे हमें उसमें देनी है, मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवानी है, उससे रिलेटेड हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं परपेचुइटी में, कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये आगे चल के फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वृद्धाश्रम खुलेगा, ठीक है, और अब वृद्धाश्रम ही खुलेगा, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं खुल सकती। अगर वो वृद्धाश्रम बंद हो जाता है तो उसके बाद भी वृद्धाश्रम ही खुलेगा। तो ऐसी चीज़ों में आपको अलाउड होता है। जनरली परपेचुइटी अलाउड नहीं होती, पर इन चीज़ों में अलाउड होती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? आप रिलीजन है, नॉलेज है, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के लिए मैं बोल रही हूँ, हेल्थ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों जो कि बेनिफिट है मैनकाइंड के लिए, तो ऐसी चीज़ों के लिए परपेचुइटी जो है वो अलाउड होती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 बात कर रहा है हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में। अब वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? वेस्टेड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन और सर्टेन इवेंट्स होते हैं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट हमारे सर्टेन इवेंट्स होते हैं कि वो होंगे तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वो नहीं होंगे सर्टेन इवेंट्स है जो कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है उनके होने की, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं? वेयर
A transfer of property and interest therein created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect, or in terms specifying that it is so take effect on the happening of such event which must happen, such interest is vested unless contrary intention appear for the terms of the transfer. कि अगर मैंने कोई कुछ बोला और वो इंटरेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, और वो कंडीशन अगर फुलफ़िल नहीं हुई है तो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। जैसे कि मैंने बोला कि अगर इस साल पास हो गए तो ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है, और अगर फेल हो गई तो ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो अगर वो पास हो जाता है तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सेक्शन नंबर 20, व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफ़र फॉर हिज बेनिफिट। कब कर सकता है अनबॉर्न पर्सन अपना इंटरेस्ट शुरू? अपॉन हिज बर्थ, जब उसका बर्थ हो जाएगा तब से वो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट में पार्ट ले सकता है। वेयर एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज़ क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट देन लिविंग ही अक्वायर अपॉन हिज बर्थ, कि वही है कि अगर कुछ नहीं है तो जब उसका बर्थ हो जाएगा तब वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और इमीडिएटली बर्थ के बाद वो इन्जॉय कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। सेक्शन 20 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब 21 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।